अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का बायो का चैप्टर वन। इसमें है सबसे पहले आज का टॉपिक है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बियोलॉजी। नंबर फर्स्ट टेक्निक सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? कम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड यूज टू सेपरेट अ सेल ऑर्गेनेल्स एंड अ कंपोनेंट्स बेस्ड अपॉन साइज एंड डेंसिटी। तो इसमें क्या होते हैं कि बहुत से मेथड्स होते हैं, उनका कम्बिनेशन होता है, तो उनको हम इस्तेमाल करते हैं सेल ऑर्गेनेल एंड कंपोनेंट्स बेस्ड अपॉन साइज एंड डेंसिटी। जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनका साइज़ यानी साइज़ अगर वो बड़े हैं या छोटे हैं या उनसे छोटे हैं, और डेंसिटी क्या होती है? मैस बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? मैस यानी अगर एक चीज़ है उसका मैस इतना है और एक चीज़ है उसका मैस इतना है, मैस नहीं, एक चीज़ है उसका साइज़ इतना है और एक चीज़ है उसका साइज़ इतना है। इसका ये इतनी बड़ी है लेकिन इसका 1 kg जो है मैस है, ये इतनी छोटी है लेकिन इसका 5 kg मैस है। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन मैस कम है, इसका वॉल्यूम कम है लेकिन मैस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी इन दोनों की डेंसिटी में फ़र्क है। डेंस क्या होती है? किसी चीज़ का वॉल्यूम अकॉर्डिंग उसकी कितने वॉल्यूम में वो कितना मैस रखता है, वो उसकी होती है डेंसिटी। कि अगर इसका वॉल्यूम कर देती हूँ मैं 5 dm³ और इसका मैं वॉल्यूम कर देती हूँ 1 dm³, तो इसकी डेंसिटी होगी, मैस क्या इसका 1 और वॉल्यूम क्या है 5 dm³, 1 kg, और एंड इसकी डेंसिटी होगी 5 kg डिवाइडेड बाय 1 dm³। इसकी डेंसिटी क्या है? 5 डेंसिटी है इसकी, और इसकी डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी है 0.2। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका वॉल्यूम तो कम है लेकिन मैस जो है ज़्यादा है। इसकी कम डेंसिटी इसलिए क्योंकि इसका वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कम जो है ना, वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है लेकिन जो है ना जो इसका मैस है वो बहुत कम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, एक पत्थर ले लो, एक पत्थर समझे, ये पत्थर है इतना सा है, तो इसका जो है मैस होगा 10 kg। 10 kg होता तो नहीं है, आप सिर्फ सपोज करें कि इस पत्थर का जो है 10 kg मैस है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इतनी रुई है, इसका भी 10 kg मैस नहीं है, तो इसका होगा 1 kg कर लें आप लोग। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा है? क्योंकि वो छोटा सा है और उसने वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई किया है, लेकिन जो उसका मैस है वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इसकी साइज़ से। तो इसका साइज़ तो ज़्यादा है लेकिन मैस कम है। एक जो रुई होती है, रुई का मैस बहुत कम होता है, बहुत हल्का सा होता है। तो अब जो है ना इसको सेपरेट क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? ये देखें, ये अब एक सेल है, इसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो है ना, इसमें सेल ऑर्गेनेल और कंपोनेंट कंपोनेंट जो है उनको सेपरेट करता है। किस बेस पर सेपरेट करता है? उनके साइज़ और डेंसिटी से। एडवांटेज, अब सेल फ्रैक्शनेशन का एडवांटेज क्या है? जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं किसी सेल कंपोनेंट की, उसमें ये मदद करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है? कोई एक माइक्रोस्कोप होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उससे जो हम उसको देखते हैं, किसी चीज़ को, किसी सेल कंपोनेंट को देखते हैं, तो वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आगे हैं सेल फ्रैक्शनेशन में स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन। सबसे पहले है होमोजेनाइजेशन क्या चीज़ है? इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन भी 2 तरह की होती है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनाइजेशन, जहाँ भी कोई वर्ड होमो यूज़ होना, होमो का मतलब है सेम। होमोजेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मैस ऑफ सेल, मीन के जो सेल का होमोजीनियस मैस है, होमोजीनियस मीन सेम मैस है,
उसकी फॉर्मेशन करता है। स्टेप्स ऑफ होमोजेनाइजेशन, तो इसके स्टेप्स हैं, इट इन्वॉल्व्स द ग्राइंडिंग ऑफ सेल इन अ सूटेबल मीडियम विद करेक्ट पीएच, आयनिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? ग्राइंडिंग ऑफ सेल। ग्राइंडिंग क्या होता है? किसी चीज़ को पीसना, यानी सेल को पीसना, और किसमें? सूटेबल मीडियम, एक स्पेसिफिक मीडियम। और जो पीएच होता है ना, पीएच होती है स्पेसिफिक पीएच होती है हर चीज़ की, टेम्परेचर वगैरह सबकी एक एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो स्पेसिफिक पीएच में ही काम करते हैं, तो इसलिए हमें करेक्ट पीएच चाहिए। आयोनिक कंपोजिशन, आयोनिक क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, आयंस होते हैं, वो उनकी कंपोजिशन। टेम्परेचर, अब हमें जो है ना टेम्परेचर जो होता है वो हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। तो अगर किसी प्रोसेस को करना, अब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, तो इस प्रोसेस के लिए भी हमें एक स्पेशल टेम्परेचर चाहिए होता है। इन प्लांट्स एंजाइम पेक्टिनेज इज़ एडेड टू डाइजेस्ट मिडल लैमिला। जो पौधे होते हैं ना उसमें जब होमोजेनाइजेशन करते हैं तो हम एंजाइम पेक्टिनेज को यूज़ करते हैं। पेक्टिनेज एंजाइम जो होती है वो ब्रेक डाउन करती है पेक्टिन की। सेल्स हैं ये सेल्स है ना, तो ये प्लांट सेल्स है, प्लांट में ये सेल्स है ना, तो ये जब सेल्स एक टिश्यू में जुड़े होते हैं तो ये एक लिक्विड सी है, जेल सी है, इससे जुड़े होते हैं। इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिडल लैमिला, ठीक है। मिडल लैमिला में पेक्टिन होता है। पेक्टिन इस तरह की होती हैं पेक्टिन, और ये जो है ना एंजाइम पेक्टिनेज, तो जो एंजाइम पेक्टिनेज होती है वो क्या करती है? ब्रेक डाउन पेक्टिन करती है। तो जब ब्रेक डाउन पेक्टिन होता है, पेक्टिन किस में होता है? मिडल लैमिला में होता है। तो जब एंजाइम पेक्टिनेज हम ऐड करेंगे ना प्लांट्स के सेल और कंपोनेंट में, तो वो क्या कर देगा? मिडल लैमिला को डाइजेस्ट कर देगा। मिडल लैमिला क्या होता है? जो दो सेल्स को, कोई भी दो सेल्स किसी टिश्यू में या बहुत सारे सेल्स को जो है ना एक दूसरे के साथ स्टिक रखता है, जोड़े रखता है, और ये जेल की तरह होता है मिडल लैमिला। दिस कैन बी डन इन ब्लेंडर। ये किस में होता है? ये ब्लेंडर में डन होता है। ब्लेंडर कैसे होता है? जैसे हम जूस बनाते हैं तो जूसर मशीन यूज़ करते हैं, तो ब्लेंडर भी जूसर मशीन की तरह होता है। दिस प्रोसीजर गिव्स राइज टू अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स विच इज़ देन सेंट्रीफ्यूज। तो ये क्या करता है कि जब वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रोड्यूस करता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। जिस तरह हम जूस बनाते हैं तो हम पहले फ्रूट्स डालते हैं, इसका मतलब हमने सेल कंपोनेंट डाल दिए हैं, तो जब जूस बन जाता है तो इसका मतलब कि हमारे पास यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया है। जूस की एग्जांपल ले लें, आप जूस बना के देख लें, जब आप चीज़ें डालेंगे इसका मतलब आपने सेल कंपोनेंट डाल दिए हैं, किस में? ब्लेंडर में सेल कंपोनेंट डाल दिए हैं। फिर जब आपका जूस तैयार हो जाएगा इसका मतलब आपके पास यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार हो गया है, जिसे आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये देखें, ये क्या है? ये टिश्यू सेल्स है ना इसमें, तो इसमें क्या है? एंजाइम पेक्टिनेज डाला है। ये क्या है? ये पीसेगा इसको, जैसे हम चटनी बनाते हैं तो पीसते हैं, वैसे ये पीसेगा इसको। इसके बाद जो है इसके जो है ना ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देगा और ये सेल होमोजिनेट हो जाएगा। इसके बाद है सेंट्रीफ्यूगेशन। Centrifugation is a process to separate substances on the basis of their size and densities under the influence of centrifugal force. Centrifugation एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस है ना वो सेपरेट किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं। तो उसमें किसकी बेसिस पर? साइज़ एंड डेंसिटीज़, यानी क्या साइज़ है उनका या और उनकी डेंसिटी क्या है। और एक फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगेशन में एक फोर्स यूज़ होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर जो है ना इसके इन्फ्लुएंस में ना किसी चीज़ को सेपरेट करना, किसके अकॉर्डिंग? साइंस किसकी बेस पर? साइज़ और डेंसिटी, यानी उसकी साइज़ और डेंसिटी क्या है जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे, तो जो सब्सटेंस होंगे उनको अलग अलग कर देंगे। तो हमने सेल फ्रैक्शनेशन में पढ़ा था कि सेपरेट सेल ऑर्गेनेल एंड कंपोनेंट बेस्ड अपॉन साइज एंड डेंसिटी। उसमें हमने ये नहीं पढ़ा था कि जो है हमने
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करनी है या नहीं करनी। उसमें हमने सिंपल पढ़ा था कि बहुत से मेथड है जिनमें सेल ऑर्गेनेल और कंपोनेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड डेंसिटी हम सेपरेट करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम साइज़ एंड डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट तो करेंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे। सेंट्रीफ्यूज, द मशीन दैट इज़ यूज टू डन सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। तो एक मशीन होती है, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में ना डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं, बहुत सी ट्यूब्स होती हैं। समझे, ये एक मशीन होती है ना, उसमें तो ये इसमें ट्यूब्स होती हैं, ये एक ट्यूब, ये एक ट्यूब, ये एक ट्यूब। ये ट्यूब ऐसे पड़ी तो नहीं होती, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि ये ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी। तो ये क्या करता है, ये फ्यूज होता है ना, ये ट्यूब्स को ये इस तरह स्पिन करवाता है हाई स्पीड में। जब वो स्पिन करती हैं ट्यूब्स, तो इनके अंदर जो कंटेंट्स है ना ट्यूब्स के अंदर, यहाँ इसमें है, ये इन पे एक फोर्स एक्ट होती है। वो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूज का जो फंक्शन है वो क्या करता है, स्पिन द ट्यूब्स एट वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड में ट्यूब्स को स्पिन करता है। स्पिनिंग द ट्यूब्स एक्सर्ट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द कंटेंट। जब वो ट्यूब को जो है ना स्पिन करता है, तो एक जो कंटेंट्स होते हैं ट्यूब्स के अंदर, उनमें एक फोर्स एक्ट करती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जैसे हम किसी फर्ज करें एक गोल गोल घूमने वाले झूले में हम जो है ना अगर झूला लें, तो हमारे दिमाग पर कुछ असर पड़ता है, इसका मतलब कोई फोर्स हमारे दिमाग पर एक्ट करती है। इसी तरह जब जो है ना ये कंटेंट ट्यूब के अंदर स्पिन करते हैं, तो उन पर भी कोई असर पड़ता है, और वो असर किस चीज़ का होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इसके बाद है वेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन भी दो तरह से होती है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो सेल कंपोनेंट होते हैं और उनके जो डिफरेंट साइज़ और डेंसिटीज़ होती हैं, डिफरेंट साइज़ और डेंसिटी के जो सेल कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट होते हैं, लेकिन लेयर्स में सेपरेट होते हैं। तो जो अपर लेयर होती है ना, उसमें लेस डेंस, यानी डेंस का मतलब है मजबूत और ठोस, देन लोअर लेयर में जो होते हैं ना वो ज़्यादा डेंस होते हैं, लेकिन जो अपर में होते हैं ना वो कम डेंस होते हैं। अब ये देखें, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि जो है सेपरेट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड डेंसिटी। सबसे बड़ा साइज़, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। और किन में, लेयर्स में। ये देखें लेयर्स हैं इनकी। आगे है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इन दिस द साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स डिटरमाइंस हाउ फास्ट इट सेटल्स। A series of increasing speeds can be used। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में ये था कि सेपरेट होते हैं सब्सटेंसेस किसकी बेस पर, साइज़ एंड डेंसिटी पे, और लेयर्स में सेपरेट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो साइज़ और शेप के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ये फाइंड करते हैं कि वो कितनी जल्दी जो है ना सेटल हो जाते हैं। अ सीरीज़ ऑफ इंक्रीजिंग, इसमें ना जो है ना इसमें भी ट्यूब स्पिन करती है और उसमें इंक्रीजिंग स्पीड यूज़ होती है। पैलेट, at each step the content which settle in the bottom of the tube are called pellet। तो जो पैलेट होता है ना, जो कंटेंट जो है ना जो है पहले बैठ जाता है, जल्दी लोअर पोजीशन पर आ जाता है ट्यूब में, उसे पैलेट कहते हैं। अब ये देखें, ये पहले ये था ना, ये हर जगह थे, तो ट्यूब में हर जगह थी। तो बाद में ये जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुई, उसके बाद जो कंटेंट नीचे बैठ गया ना, उसे पैलेट कहते हैं। सुपरनेटिंग, द कंटेंट्स दैट रिमेन सस्पेंडेड अबव इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड सुपरनेटेड। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, जो कंटेंट ऊपर लिक्विड की तरह रह जाता है ना ऊपर, उसको सुपरनेटेड कहते हैं। ये देख लें, ये इसमें है, ये पार्टिकल्स हैं, ये जो है ना बैठ गए हैं, ये क्या है, पैलेट। ये कंटेंट जो लिक्विड है ये ऊपर चला गया सारा, इसको कहते हैं सुपरनेटेड। स्टेप्स ऑफ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के स्टेप्स होते हैं। आफ्टर ईच स्टेप द सुपरनेटेड कैन बी ड्रॉन ऑफ एंड सेंट्रीफ्यूज अगेन। हर स्टेप पे ना जो सुपरनेटेड होता है ना, सुपरनेटेड जो ऊपर लिक्विड खड़ा हो जाता है, तो उसको हम निकाल लेते हैं और
उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अ सीरीज ऑफ पैलेट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज कैन देयरफॉर बी ऑब्टेन्ड। तो जो पैलेट होता है, जब हम निकाल लेते हैं सुपरनेटेंट को ऊपर से, तो नीचे जो बैठ जाता है वो क्या होता है, पैलेट। पैलेट में क्या होता है, स्मॉलर से स्मॉलर साइज़ के सेल ऑर्गेनेल होते हैं और वो हमें मिल जाते हैं। अब ये देख लें डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, ये जो है ना डिफरेंट साइज़ और डेंसिटीज़ के पार्टिकल हैं। जो सबसे जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो पहले सेटल हो गए हैं, उसके बाद उससे छोटे वाले, फिर उसके बाद उससे छोटे वाले, फिर उसके बाद उससे छोटे वाले। सेंट्रीफ्यूगेशन ये सेल होमोजिनेट के सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले जब वो सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी होती है, तो जो होते हैं ना पैलेट, जो बैठ जाता है वो पैलेट होता है, जो ऊपर लिक्विड होता है सुपरनेटेंट होता है, स्मॉलर एंड लेस डेंस कंपोनेंट। ये बहुत स्मॉल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि लिक्विड के तो बहुत जो है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और ये तो थोड़ा सा सॉलिड है, इसलिए इनके थोड़े जो है ना लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, तो ये लेस डेंस होते हैं। लेस डेंस मीन इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, ना इनके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज होते हैं। ये मोर डेंस कंपोनेंट, जैसे सॉलिड के जो कंपोनेंट्स, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं और ठोस होते हैं। इसी तरह जो है ना ये पैलेट मीन सॉलिड, सुपरनेटेंट लिक्विड। अब यह है डिफरेंशियल स्टेनिंग। स्टेन का क्या मतलब है, कलर, कोई भी डाई। मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं ना बहुत सारे, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट कैसे होते हैं, जैसे पानी के अंदर जो कलर डाल दिया जाए वो उसी कलर का हो जाता है। तो ये जो हैं बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट बटन भी होते हैं, अक्सर कपड़ों पर लगे होते हैं। तो जब हमें कपड़ा चाहिए होते हैं ट्रांसपेरेंट बटन, तो हम अंकल को कहते हैं अंकल हमें ट्रांसपेरेंट बटन दे दें। तो उन ट्रांसपेरेंट बटन जो होते हैं उनका तो कोई कलर ही नहीं होता। तो वाटर का भी कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स वेरियस कलर between these structure various color dyes are applied. Such techniques are called staining techniques. तो जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो तो होते ही ट्रांसपेरेंट है। उनको अगर फ़र्ज़ करें कि आपने पानी लिया, एक आपने लिया घर के नलके से, एक आपने लिया मोहल्ले के नलके से, तो आप कैसे डिफरेंशिएट, अगर उन दोनों को मिक्स कर दें तो आपको क्या पता कि जो है ना ये मेरे घर का पानी है या ये मेरे मोहल्ले का पानी है। तो वो तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो दोनों एक जैसे होते हैं, घर का पानी हो या चाहे मोहल्ले का पानी हो, तो दोनों एक जैसे होते हैं बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को भी अगर मिक्स कर दिया जाए, जब वो दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं तो हमें क्या पता कि ये कौन से, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था। तो इस हम ना उन डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हम कलर्स यूज़ करते हैं। अब पानी में एक में हम ना जो है ना रेड कलर डाल देते हैं, एक में ग्रीन कलर डाल देते हैं। तो जब हम उन दोनों को मिक्स करते हैं, वैसे जब उन दोनों को मिक्स करते हैं तो वो अजीब सा कलर बन जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो वाटर की तरह उनका कलर होता है, लेकिन वाटर की तरह वो लिक्विड नहीं होते, वो सॉलिड होते हैं। फ़र्ज़ करें पत्ती और चीनी ले लें, तो पत्ती का कोई कलर नहीं है, चीनी का भी कोई कलर नहीं है। तो पत्ती को मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ, चीनी का मैं वाइट कलर दे देती हूँ। तो जब मैं पत्ती चीनी दोनों को मिक्स करती हूँ तो उनमें तो साफ पता चलता है कि ये पत्ती का दाना है और ये चीनी का दाना है। इसी तरह जब बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो जब उनको कलर दिया जाता है, एक को कोई और, एक को कोई और, तो जब उनको मिक्स कर दिया जाता है तो पता चल जाता है कि ये पहले वाला था और ये दूसरे वाला था। सिंगल स्टेनिंग, when only one stain such as borax caramine that stain nucleus is used, it is called single staining. तो जब एक कलर, एक स्टेन यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पानी को ना स्टेन करना है, तो हम क्या करेंगे, रेड कलर बीच में डाल देंगे। वो था तो ट्रांसपेरेंट, हमने एक कलर बीच में डाल दिया, वो रेड कलर बन गया, तो वो हो गया सिंगल स्टेनिंग, यानी एक ही कलर। और वैसे ये एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बोरैक्स कारमाइन,
ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस को स्टेन करता है ताकि हमें पता चल जाए कि जो सेल में न्यूक्लियस कहाँ है और कौन सा है। डबल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, व्हेन टू स्टेन्स, वन दैट विल स्टेन न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल हाइमोटॉक्सिन, एंड अदर विल स्टेन साइटोप्लाज्म, दैट इज़ ईओसिन। तो जो है ना साइटोप्लाज्म को ईओसिन जो होता है ना स्टेन, वो यूज़ करते हैं हम साइटोप्लाज्म को कलर करने के लिए। द प्रोसेस कॉल्ड डबल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो इसमें 2 स्टेन यूज़ हुए हैं। तो दो स्टेन यूज़ करने की वजह से इसको हम डबल स्टेनिंग, डबल मीन 2 स्टेन यूज़ हुए हैं, और डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज़ हुए हैं क्योंकि वो दोनों तो डिफरेंट स्टेन थे ना, इसलिए डिफरेंशियल स्टेनिंग का है। ये देख ले, इसमें 2 स्टेन है, एक पिंक कलर में है, एक पर्पल कलर में है। समझ लीजिए जो पिंक कलर में है ना ये चीनी है, और जो पर्पल कलर में ये पत्ती है। ये तो इन्होंने देखे हैं फासला, अगर हम मिक्स भी कर देना तो हमें पता चल जाता है कि जब पत्ती और चीनी मिक्स करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पत्ती का दाना कौन सा है, चीनी का दाना कौन सा है। इसी तरह जब हम 2 स्टेन करते हैं ना, 2 बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, एक को हम पिंक दे देंगे, एक को पर्पल दे देंगे, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पिंक आ रहा है, ये पर्पल आ रहा है। नेक्स्ट है माइक्रो डाइसेक्शन। Define definition: variety of techniques where a microscope is used to assist in dissection. तो इसमें बहुत सी टेक्निक होती हैं जिसमें माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है किसी डाइसेक्शन में। डाइसेक्शन क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम किसी फ्रॉक की डाइसेक्शन करते हैं, और फ्रॉक को हम काट देते हैं बीच में से, ठीक है। फ्रॉक को तो ये फ्रॉक है, ये मैंने इसकी 2 आँखें बना दी, मैंने इसकी लिप्स बना दी हैं, ये इसका पेट, तो ये मैंने यहाँ से काट दिया। इसके अंदर कुछ चीज़ें देखने के लिए, यानी इसके अंदर क्या है सब कुछ, तो इसकी मैं डाइसेक्शन करूँगी। तो इन सब को ऑब्ज़र्व करने वाली, अंदर से चीज़ों को देखना, ऑब्ज़र्व करना, इसको क्या कहते हैं? डाइसेक्शन। किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना। तो मैं किसी चीज़ को, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करूँ, तो उससे क्या कहेंगे? किसी डाइसेक्शन करने के लिए ना माइक्रोस्कोप की हेल्प लूँ, तो उसे कहेंगे माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो मीन क्या होता है? बहुत स्मॉल। माइक्रो का मतलब है बहुत स्मॉल। द इमेज इज सीन ऑन लार्ज टीवी स्क्रीन और मॉनिटर वाइल डाइसेक्टिंग। तो जब हम माइक्रो डाइसेक्शन करते हैं तो माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं डाइसेक्शन में, ताकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह देख सकें। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम खुद तो अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते ना, तो हम क्या करते हैं कि जो माइक्रोस्कोप है ना उसको कनेक्ट करते हैं एक टीवी स्क्रीन से या मॉनिटर से। तो वो जो हमें है ना, जैसे हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, तो अगर टीचर कोई कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो स्टूडेंट सबको कैसे दिखाए, तो वो क्या यूज़ करता है? मल्टीमीडिया, जिससे सब स्टूडेंट्स को नज़र आता है। इसी तरह जब वो माइक्रोस्कोप काम करता है डाइसेक्शन में, तो वो किस में दिखाता है? वो उसका इमेज दिखाता है एक लार्ज टीवी स्क्रीन या मॉनिटर पे, जब वो डाइसेक्टिंग कर रहा होता है। एडवांटेज क्या है इसका? रिमूव ट्यूमर ऑर्गेन्यूल्स फ्रॉम डेलिकेट टिश्यू और सेल्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड नर्व सेल्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जब हम बहुत क्लोज किसी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो उसमें हमें ट्यूमर क्या होते हैं? कैंसरस सेल। तो जब जैसे हमें किसी का पता चले कि किसी में ना ट्यूमर है, तो ट्यूमर रिकॉग्नाइज हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि वो ट्यूमर उसमें पता चल गया, उसमें कैंसर है। ऑर्गेन्यूल्स फ्रॉम डेलिकेट टिश्यू। डेलिकेट कौन से होते हैं? नाजुक से जो होते हैं टिश्यू और सेल्स, लाइक ब्रेन, जैसे दिमाग के जो होते हैं वो टिश्यू बहुत डेलिकेट होते हैं, हार्ट के बहुत डेलिकेट होते हैं, और नर्व सेल्स के। अब ये देखें, ये माइक्रो डाइसेक्शन है कैंसर की। ये कैसे पता चला? अब यहाँ जो है ना, ये पार्टिकल्स देखें यहाँ कितने ज़्यादा, यहाँ बहुत कम है, तो हमें पता चल रहा है कि इधर कुछ तो है, क्यों ये ऐसा है। फिर हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, फिर उसके अंदर जो पार्टिकल्स थोड़े बहुत हैं ना वो रिमूव कर देते, तो हमें पता चल जाता है ये कैंसर है। इसकी माइक्रो डाइसेक्शन की हुई है कैंसर के। अब हम किसी को देख लें, उसको कैंसर है, हम उसको जब देखेंगे तो हमें क्या पता उसको कैंसर है कि नहीं। तो जब हम माइक्रोस की डाइसेक्शन करेंगे तब पता चलेगा कि उसमें कैंसर है या नहीं। आगे है टिश्यू कल्चर।
टिश्यू कल्चर क्लोनिंग की तरह, जैसे हम फेसबुक क्लोन करते हैं ना, एक फेसबुक की बहुत सारी आईडी बना देते हैं, तो हम क्या करते हैं फेसबुक क्लोनिंग। तो इसी तरह टिश्यू क्लोनिंग है। ग्रोथ ऑफ अ सेल और अ टिश्यू और ऑन केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टीरॉइड कंडीशन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। एक सेल है उसकी और या टिश्यू है, उसको हम किसी ऐसे मीडियम में करते हैं जिसमें केमिकल्स हैं, और वो जो मीडियम उसका है ना, वो उसकी असल वो नहीं है, असल जिसमें वो नेचुरल ग्रो करता है ना, वो नहीं है। उसको अपने नेचुरल जहाँ वो ग्रो करता है वहाँ से निकाल कर एक बेजान कंडीशन, यानी उसमें कोई लिविंग और चीज़ नहीं है, बस उसमें केमिकल्स यूज़ किए हुए हैं, उसको टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं। किसी चीज़ की ग्रोथ कराना, किसी चीज़ की ग्रोथ कराना ना किसी और मीडियम में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड फॉर बोथ प्लांट्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में यूज़ होती है। अब इनकी एग्जांपल देख लें। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग, इसमें क्या होता है कि यूज़ फॉर प्लांट क्लोनिंग, एक पौधे से ना बहुत सारे पौधे बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स क्लोन्स। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स यानी जीन्स उनके सेम हों, जीन्स आइडेंटिकल हों, वो प्लांट्स, उनको क्या कहते हैं क्लोन्स। ये देख लें, अब ये लीफ है, तो ये इसके हमने सैंपल लिए हैं, यहाँ से सैंपल खरीचे हैं, तो ये सैंपल हमने एक जो है ना केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिए हैं। तो ये तो इनकी नेचुरल जो है ना, नेचुरल वो ग्रो नहीं करते। नेचुरल ग्रो करते तो हम ऐसा करते कि जो ये है इस पूरे पत्ते को काट के या इसकी एक स्टेम को काट के ना पौधे की मिट्टी में डाल देते, वो खुद ही नेचुरल ग्रो करते। लेकिन हम इस तरह नहीं कर रहे, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसके सैंपल्स जो है ना ले रहे हैं। तो वो हम क्या करते हैं, ये मीडियम है, इसमें केमिकल्स हैं और ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, तो ये इसका नेचुरल प्रोसेस नहीं है ग्रोथ का। तो ये हमने इसको सिर्फ केमिकल्स में हम इसकी ग्रोथ करा रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ रखा है। और जो है ना इसको फिर ये कुछ जो है ना कुछ अर्से बाद टाइनी प्लांटलेट्स में जो है ना कन्वर्ट हो गया। ये सैंपल थोड़े से ग्रो हो गए हैं, पत्ते हो गए हैं, तो ये छोटे छोटे इनकी प्लांटलेट्स बन गए हैं। अब ये फुल ग्रो हो गए हैं, कंपोस्ट फॉर्म में हो गए हैं अब। तो ये जो है ना ये देख लें, ये एक लीफ के सैंपल लिए हैं बस हमने, और उससे हमने जो है ना कंपोस्ट प्लांट बना लिए हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बिकॉज नेचुरल प्रोसेस जो होता है ना, वो हम किसी प्लांट की स्टेम को काट के जो है ना सॉइल में डाल दें, वो खुद ही नेचुरली बढ़ता है। लेकिन हमने इसमें केमिकल्स यूज़ किए हैं, तो ये क्या होगा, टिश्यू कल्चरिंग ऑफ प्लांट्स, यानी हमने नेचुरल प्रोसेस से नहीं किया, केमिकल से किया है। तो हमने एक ही पौधे से जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी जीन जो है ना उनके आइडेंटिकल होंगे। इन पौधों में जो भी जीन्स हैं ना, ये सब आइडेंटिकल होंगे, किसके, पेरेंट जो प्लांट है उसके। एनिमल टिश्यू कल्चर, ये सेटअप बाय ग्रोइंग इंडिविजुअल सेल टू फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ अ सेल्स ओवर द सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनर। तो इसमें क्या करते हैं कि जिस तरह हम पौधे के एक सैंपल से बहुत सारे पौधे बना लेते हैं, वैसे हम एनिमल के एक सेल से ना एक लेयर पूरी सेल्स की बना लेते हैं। एडवांटेज, यूज टू सी एनी एबनॉर्मलिटी इन द सेल, कैन फॉर एग्जांपल कैंसर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक्सेट्रा। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेते हैं, किसी सेल में कैंसर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक सेल तो बहुत छोटा होता है, तो उसमें जो है ना हमें कैंसर नहीं पता चल सकता। लेकिन जब हमें डाउट होना कि इस सेल में कैंसर है, तो हम उस सेल को, फॉर एग्जांपल ये है, इसमें हमें डाउट है कि इसमें जो है ना इस सेल में कैंसर है, लेकिन हम क्या तो नहीं देंगे इसमें कैंसर है, हमें कंफर्म ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक जो है ना पीस काट लेते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रिप्सिनाइजेशन। इसको ट्रिप्सिनाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको काटते हैं किसके ज़रिए, ट्रिप्सिन के ज़रिए। तो इसको हम काट लेते हैं, इसको हम मीडियम में रखते हैं। ये देखें 1 से 3 हो गया है, फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर हम अगर इसमें कैंसर है, तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो ये कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर इनमें पता चल जाएगा कि ये तो सारे कैंसर्स के हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब एक ज़रा सा पॉइंट है, एक सेल है, तो हमें कैसे पता चलेगा इतने सारे सेल में एक कैंसर्स है भी या नहीं? तो जब हम उसकी ये तो हम अगर किसी ह्यूमन में कैंसर है और हमें डाउट है कि उसको कैंसर है, और अगर यानी कंफर्म नहीं है कि उसको कैंसर है कि नहीं, बस डाउट है कि इस सेल में इसके कैंसर है, तो हम क्या करते हैं, उसका वो सेल लेते हैं, उसको काटते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं। जब उसको ग्रो कराते हैं फिर चेक करते हैं कि उसमें कैंसर है कि नहीं। यह हम ह्यूमन बॉडी में नहीं करते, यह हम जो है ना ह्यूमन बॉडी के आउट ऑफ बॉडी करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें भी एक केमिकल यूज़ को होते हैं ताकि हम इस सेल को ग्रो करें। और अगर इसमें इसको ग्रो करने के बाद पता चले कि इसमें कैंसर नहीं है, इसका मतलब कि हमें कंफर्म हो गया उस ह्यूमन को कैंसर है ही नहीं। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। एक टेक्निक है, उससे ना हम केमिकल कंपाउंड जो है ना वो सेपरेट करते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनेल जो है उनको सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी वगैरह, लेकिन इसमें हम केमिकल जो है ना वो सेपरेट करते हैं। इसका यूज़ किया सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो इसमें क्या कहते हैं, हम किसकी सेपरेशन करते हैं? जो प्रोटीन का मिक्सचर, अमाइनो एसिड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनके मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं। ये प्रोटीन है, प्रोटीन, इसमें ये जो कलरफुल डॉट्स बने हुए ना, ये सर्कल्स, ये बॉल्स, जो भी, इनको अमाइनो एसिड कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये जो है प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। अब प्रोटीन भी देख लिया, अमाइनो एसिड भी देख लिया, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कौन किस में होते हैं? प्लांट्स में। और ये क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। और ये किस में होता है? ये प्लांट्स में होता है। जो होता है फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं तो वो क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और ये सिर्फ डे टाइम होता है। क्यों? डे टाइम में सनलाइट होती है, तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ना प्लांट्स में, वो उस सनलाइट को कैप्चर करते हैं, तो वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। आगे है पेपर क्रोमेटोग्राफी। सिंपल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये जो है ना सिंपल और मोस्ट वाइडली यूज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। इसमें 2 फेसेस होते हैं, स्टेशनरी फेस, सेलुलोज फिल्टर पेपर। सेलुलोज क्या होता है? अ पॉलीसेकेराइड दैट इज चीफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल प्लांट टिश्यूज एंड फाइबर्स। और स्टेशनरी और मोबिल फेस, सॉल्वेंट इन विच सैम्पल मिक्सचर इज डिजॉल्व। तो जो सॉल्वेंट होता है उसमें मिक्सचर डालते हैं, सैम्पल, एक सैम्पल होता है, वो वाला सैम्पल मिक्सचर, उसको डिज़ोल्व करते हैं। तो ये स्टेशनरी फेस एक पेपर है, सेलुलोज फिल्टर पेपर। और मोबाइल फेस क्या है? सॉल्वेंट है जिसमें जो है ना सैम्पल मिक्सचर डिज़ोल्व करते हैं, क्रोमेटोग्राम। उसके बाद व्हेन द सॉल्वेंट ट्रैवल्स ओवर द पेपर। जब हम किसी सॉल्वेंट को पेपर, हम उस सॉल्वेंट को ना पेपर जो है ना वो ट्रैवल करता है, उसको डालते हैं, वो ट्रैवल करता है। द मिक्सचर सैम्पल बिगेन्स टू सेपरेट एज डॉट्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी। तो वो अपनी मुनासबत के लिहाज से ना, मुनासबत के लिहाज से डॉट्स में चला जाता है, केमिकल में। और अकॉर्डिंग डेफिनेटली दिस पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। उस पेपर को क्रोमेटोग्राम कहते हैं। फर्स्ट करें क्रोमेटोग्राम है, इसके ऊपर ये सिंपल, ये कलर्स मत लें आप, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर एक हम जो है ना सॉल्वेंट डाल देते हैं, सॉल्वेंट, और उसमें जो केमिकल्स होंगे डिफरेंट, उस सॉल्वेंट में डिफरेंट केमिकल्स होंगे। जो येलो कलर है ना, इसमें अब जो येलो कलर नज़र आ रहा है, ये एक अलहदा केमिकल है, पिंक अलहदा केमिकल है, रेड अलहदा केमिकल है, ग्रीन अलग केमिकल है। तो ये डॉट्स की फॉर्म में इन पे अलग अलग हो गए हैं इनकी एफिनिटी के मुताबिक। तो एक मिक्सचर, अब हमें किसी मिक्सचर के हमें केमिकल्स चाहिए, उनकी एफिनिटी क्या है, तो केमिकल्स उसमें कौन कौन से हैं। तो अब हम उसको इसके ऊपर डालेंगे पेपर पर, तो उसमें जो है ना जो केमिकल्स हैं वो सब अलग अलग हो जाएंगे।
तो जब हम जो है ना उसके ऊपर पेपर के ऊपर डालेंगे तो बबल्स की तरह डॉट्स की तरह बन जाएंगे पेपर पर, और वो डिफरेंट कलर्स में होंगे। तो जो है ना जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी ऑयल को वाटर में डालते हैं, तो जब हम ऑयल को वाटर में डालते हैं तो वो डिफरेंट जो है ना उसमें हो जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। तो समझे वो वाटर जो है वो पेपर है। तो जब हम पेपर के ऊपर ना सॉल्वेंट डालते हैं, वो सॉल्वेंट क्या होगा, ऑयल। तो ऑयल क्या होगा, बबल्स में बन जाता है। इसका मतलब वो जो सॉल्वेंट होता है वो अलग अलग केमिकल सेपरेट करता है अपने, और डॉट्स की सूरत में। तो वैसे ये पेपर है, मैं आपको वाटर की एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ये पेपर है, इसके ऊपर सॉल्वेंट डालते हैं, इसके केमिकल्स अलग अलग हो जाते हैं और डॉट्स की तरह। इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगली टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो ये क्या होता है, फ्रैगमेंट जो है सेपरेट करता है। उनमें क्या होते हैं, चार्ज बेयरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फ्रैगमेंट्स होते हैं, उनमें जो होते हैं बेयरिंग पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। पॉलीमर मॉलिक्यूल होता है, उनके ऊपर चार्ज होता है। पॉलीमर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दो मोनोमर से मिले, मोनोमर दो या तीन या बहुत सारे मैनी पॉलीमर मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनते हैं। ये है मोनोमर ए, ये है मोनोमर, ठीक है। इसके साथ H ग्रुप अटैच है। ये भी मोनोमर है, इसके साथ OH ग्रुप है। तो ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों अटैच हो जाएंगे, H2O प्लस इसके साथ ये क्या बन जाएगा, पॉलीमर। इसको डाइमर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है 2 मोनोमर है। अगर इसमें ज़्यादा भी होते ना तो ये पॉलीमर होता, 2 भी है तब भी पॉलीमर है, क्योंकि पॉली का मतलब है मैनी में क्या होता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने वो हैं। तो जो है ना ये क्या करता है, सेपरेट करता है फ्रैगमेंट को जिनमें चार्ज होते हैं। जो है पॉलीमर मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं, चार्ज उन पर होते हैं, और उनके फ्रैगमेंट्स को ना ये क्या करता है, सेपरेट करता है। और अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, उनके साइज़ के मुताबिक, उनकी शेप के मुताबिक, उनके मॉलिक्यूलर वेट के मुताबिक। जो पॉलीमर मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट यानी एक मॉलिक्यूल का वेट, एंड सरफेस चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जो है ना ये क्या करता है, फ्रैगमेंट्स ऑफ अ चार्ज बेयरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल, चार्ज बेयरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करता है, किसकी बेस पर, साइज़ की, शेप की, मॉलिक्यूलर वेट की, सरफेस चार्ज की, कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। चार्ज बेयरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, तो जो चार्ज बेयरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं DNA हो सकते हैं, RNA हो सकते हैं, प्रोटीन्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के स्टेप्स क्या हैं। दिस टेक्निक्स यूटिलाइज अ जेल मीडियम फॉर सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स विच इज़ डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टेक्निक क्या करती है, एक जेल मीडियम इसके अंदर यूटिलाइज होता है फॉर सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, ताकि एक जेल मीडियम यानी एक जेल मीडियम होता है, उसमें फ्रैगमेंट सेपरेट होते हैं, और उसके अंदर उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है। दिस टेक्निक यूटिलाइज जेल मीडियम, ये एक जेल मीडियम यूटिलाइज करता है फ्रैगमेंट्स की सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। ये देख लें, ये जेल मीडियम है, और इसमें ना ये ग्लास और ये दोनों ना, ये एक जो है ना ग्लास है और ये ग्लास है, इसके अंदर जो है ना ये वाला पार्ट, ये इसके अंदर जेल फिल हुई है। तो ये इनके दरमियान हुए सैंडविच की तरह। जैसे सैंडविच में हम ब्रेड होते हैं, ब्रेड के ऊपर हम जो है ना केचप डालते हैं, पोटैटो डालते हैं, ऑनियंस वगैरह, और ऊपर फिर ब्रेड कर देते हैं तो सैंडविच हो जाते हैं। तो इस तरह ये ग्लास है, इसके अंदर जेल है, और ये ग्लास है, और ये सैंडविच हो जाते हैं। तो हम जेल को जो है 2 ग्लास और प्लास्टिक प्लेट्स में ना सैंडविच कर देते हैं,
और स्लेब बना देते हैं, विस्कस स्लेब। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। और जो इस स्लेब के ना दो एंड सोल्यूशन में डिप होते हैं, और ये साल्ट सोल्यूशन होता है। ये सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन है। ये किससे कनेक्टेड है? इलेक्ट्रोड से कनेक्टिंग है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इनके एंड में ना इधर यहाँ पे जो है सैंपल जो है ना लॉडेड कर दिया जाता है। हम ना अगर कोई भी जो है ना कोई भी हम सोल्यूशन डालें, उसमें हमने फ्रैगमेंट ऑफ चार्ज बेरिंग पॉलीमर्स जो मॉलिक्यूल के हमने सेपरेट करने हो ना, तो हम इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर लोड करेंगे अपना सैंपल, ठीक है। तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, जैसे हम कहते जैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल ईच अदर, एंड जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक क्या होते हैं? पॉजिटिव लाइक मीन सेम, नेगेटिव सेम। ये दोनों एक दूसरे को जो है रिपेल करते हैं। अगर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसके पास अगर पॉजिटिव आ जाए ना चार्ज, तो ये इसको रिपेल कर देगा, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा। और अगर ये नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव आ गया ना, तो ये जो होगा नेगेटिव को रिपेल कर देगा, इसको दूर धकेल देगा, ये नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे। तो जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो है वैसे कॉमन लाइफ में तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई पॉजिटिव पीपल है तो वो पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करे, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। जो पॉजिटिव पीपल होते हैं वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो नेगेटिव पीपल्स को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये चार्ज है, तो चार्ज जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो हम सैंपल डालेंगे, इसके अंदर लोड करेंगे, इसके सॉल्यूशन के अंदर, तो वो इस जेल के अंदर से होते हुए ना, तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। तो जो इनकी वेलोसिटी होगी ना यहाँ ट्रैवल करने की, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, वो उनके साइज़ पे डिपेंड करेगी। अगर कोई मॉलिक्यूल बड़ा साइज़ का है ना, तो वो जो है ना वो स्लो मूव करके आएगा। लेकिन अगर कोई स्मॉलर पार्टिकल है तो वो जो है ना वो फास्ट मूव करेगा। फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है तो उसको भगाओ तो वो तेज़ भागेगा, लेकिन अगर कोई मोटा आदमी है उसको भगाओ तो वो आहिस्ता आहिस्ता भागेगा। इसी तरह जो है ना लार्ज मॉलिक्यूल्स जो लार्ज होंगे ना मॉलिक्यूल, वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, और जो स्मॉल होंगे वो तो आहिस्ता से भाग कर चले जाएंगे। तो ये ऑफन द जेल इज सैंडविच बिटवीन ग्लास और प्लास्टिक प्लेट्स टू फॉर्म अ विस्कस। जो जेल होता है वो जो है ग्लास और प्लास्टिक प्लेट्स के अंदर सैंडविच हो जाता है और विस्कस स्लेब बना देता है। द टू एंड्स ऑफ द स्लेब्स आर सस्पेंडेड इन द टू साल्ट सोल्यूशन दैट आर कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रोड्स टू अ पावर सोर्स। तो ये जो होता है स्लेब, वो किस जो साल्ट सोल्यूशन में जो होता है सस्पेंडेड होता है, और जो वो जो साल्ट सोल्यूशन होते हैं वो किससे इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड होता है? पावर सोर्स से। जब सैंपल जो है ना वो हम स्लेब में डाल देते हैं, तो क्या करता है कि जब हम वो जो हम पावर सोर्स की ना जो वोल्टेज भी ऑन कर देते हैं, उसमें करंट फ्लो होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो माइग्रेट करेंगे, जिनमें चार्ज होगा वो माइग्रेट करेंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और ये द नेगेटिव चार्ज molecule will move towards the positive pole, and the molecules having positive charge will move toward the negative pole. The velocity of the movement of fragments is inversely proportional to the size. जो velocity होगी ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसकी होगी? साइज़ की। अगर वेलोसिटी जो है ना वो तेज़ होती है तो साइज़ क्या होगा? कम। अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ होती लेकिन है नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर जो है ना साइज़ कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी क्या होती है? मूविंग स्पीड ऑफ मूवमेंट।
तो जो अगर साइज़ छोटा हुआ तो वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर साइज़ बड़ा हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। Therefore, smaller fragments move faster than larger. In this way, all the fragments are separated in the gel after some time. तो जो होंगे स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होंगे वो जल्दी मूव करेंगे, जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे लेटर। और जब ये सैंपल इसमें लोड कर दिया जाएगा ना, तो हम इसको पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। जब ऑन कर देते हैं तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव जो भी मॉलिक्यूल होंगे सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर देगा। तो इनके सेपरेट हो जाएंगे फ्रैगमेंट्स जिन पे चार्ज होता है, और फिर हम इनको पॉइंट कर लेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, और इनको स्टेन कर लिया जाएगा। आगे है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसमें क्या होता है, ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि जो वेवलेंथ है उनकी ऑब्जर्वेशन होती है। लाइट की जो वेवलेंथ है उनकी ऑब्जर्वेशन केमिकल कंपाउंड से होती है। तो हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा केमिकल कंपाउंड लाइट की कौन सी वेवलेंथ को ना ऑब्ज़र्व करता है। तो जो है हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पार्टिकुलर केमिकल कंपाउंड और अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कि किसी भी जो है ना कि हम लाइट की जो वेवलेंथ है ना उसकी ऑब्जर्वेशन। वेवलेंथ क्या होती है, इस तरह ये वेव है, ये इसके 2 पॉइंट्स, ऊपर वाले 2 पॉइंट्स, नीचे वाले 2 पॉइंट, इनके दरमियान का फासला और इनके दरमियान ये एक वेवलेंथ है, ये दूसरी वेवलेंथ है। तो इसकी जो वेवलेंथ है ना कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू अगर हमारे पास ये वेव आ जाए ना ये, तो इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो जब लाइट, ये सन है, सन, इसकी लाइट, ये अर्थ है, इसकी लाइट है कुछ यूं आ रही है, कुछ यूं आ रही है, कुछ यूं आ रही है, कुछ यूं आ रही है। इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम। तो इन सब की वेवलेंथ अलग है। वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो वेवलेंथ, तो हम जो इससे ना जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो लाइन की डिफरेंट वेवलेंथ है ना उनकी ऑब्जर्वेशन डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है ना कितनी ऑब्जर्वेशन करता है वेवलेंथ की, लाइट की वेवलेंथ की। आगे है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आगे है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। The amount of light observed at each wavelength is plotted in a graph called the observation spectrum। कि लाइट की जो कितनी जो है ना लाइट जो अमाउंट है लाइट की वो ऑब्ज़र्व की गई है इस वेवलेंथ पर। ये देख लें, ये क्लोरोफिल ए की है, ये वेवलेंथ है और ये अमाउंट ऑफ लाइट है। यानी ये 400 इसकी वेवलेंथ जब थी ना तो उसने कितनी अमाउंट ऑफ लाइट, इतनी अमाउंट ऑफ लाइट, जब 4 इतनी यहाँ पे लाइट करता है, इससे थोड़ा सा आगे गया तो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट लाइट की जो है ना लाइट ऑब्ज़र्व की है। ऑब्ज़र्व्ड लाइट यानी जो लाइट ऑब्ज़र्व हो चुकी है वो अमाउंट है। तो इधर ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 420 वेवलेंथ पे ना इसने सबसे ज़्यादा जो है ना अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्ज़र्व की है। और ये देख लें यहाँ पे 600 पे क्लोरोफिल ए की जो है ना लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट इसने बहुत कम ऑब्ज़र्व की है। आगे है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। ये ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है और इसके यूजेस क्या है, यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट टेक पार्ट फोटोसिंथेसिस। इससे हम क्या करते हैं, वो हम वेवलेंथ डिटरमाइन कर लेते हैं लाइट की जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेती है।
आगे है यूज टू डिटरमाइन द वेरी मिन्यूट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस सच एज DNA इन अ सैंपल। इससे हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि बहुत सी मिन्यूट क्वांटिटीज सच एज DNA, हम किसी चीज़ में DNA हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी सैंपल में। रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन पावर इन माइक्रोस्कोपी। रेजोल्यूशन क्या होता है? मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। कैपेसिटी क्या होती है? रेंज। मिनिमम सबसे कम रेंज किसी लेंस की ना, सबसे कम रेंज जिसमें वो दो पॉइंट्स एडजेसेंट पॉइंट, समझे, ये दोनों, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों एडजेसेंट पॉइंट है, तो सबसे कम जो रेंज होगी ना एक लेंस की इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करने की, वो होगी रिजोल्यूशन। नेकेड आई की रिजोल्यूशन क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर। इसका क्या मतलब है? 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर है, 10⁻³ -3 मीटर। तो हम जो नेकेड आई है ना वो 0.1 10⁻³ मीटर जो है ना इतने पे डिफरेंशिएट कर सकती है। तो ये इसकी सबसे मिनिमम रेंज है डिफरेंशिएट करने की। नेकेड आई की जो है ना सबसे मिनिमम रेंज है जो दो एडजेसेंट पॉइंट को डिफरेंशिएट करने की। इंक्रीज रेजोल्यूशन को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? रेजोल्यूशन को हम मैग्नीफिकेशन से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, एट्सेट्रा। तो उसकी कैपेसिटी जो है ना किसी ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो कैपेसिटी जिससे वो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है ना इंक्रीज़ करता है उसके ओरिजिनल साइज़ से। जैसे माइक्रोस्कोप जो होता है बहुत छोटी सी चीज़ को जिसे हम देख भी नहीं सकते इंसानी आँख से, उसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर देता है। तो माइक्रोस्कोप क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये उसकी मैग्नीफिकेशन है कि वो जो है ना बहुत छोटी सी चीज़ को भी लार्ज साइज़ में दिखाता है। इसका एडवांटेज क्या है मैग्नीफिकेशन का? द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई कैन आल्सो बी ऑब्जर्व बाय इंक्रीजिंग मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ करके हम वो चीज़ भी देख सकते हैं जो हम अपनी आँख इंसानी आँख से नहीं देख सकते। जैसे माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है, इसलिए हम बहुत छोटी सी चीज़ जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उससे देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन पावर। डिफरेंट लेंसेज हैव डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर। हर लेंस की जो बहुत से मुख्तलिफ लेंसेज होते हैं, मुख्तलिफ लेंसेज की ना मैग्नीफिकेशन पावर भी अलग होती है। उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मोबाइल में जो कैमरा होता है उसमें भी 1x 2x, इसका मतलब होता है कि कितनी उसको हम ना उसके ओरिजिनल साइज से इंक्रीज़ करें। दैट मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैन ओरिजिनल साइज, यानी उसके ओरिजिनल साइज से हमने कितनी बार उसको ना इंक्रीज़ किया। एक्स का मतलब है 10x मैग्नीफिकेशन पावर। अ लेंस ऑफ 10x मैग्नीफिकेशन पावर कैन इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अगर किसी लेंस की 10x मैग्नीफिकेशन पावर है, इसका मतलब है कि वो अपने ओरिजिनल साइज से 10 टाइम बड़ा है। वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना बड़ा कर देता है? 1 माइक्रोमीटर। इसका मतलब 1 10⁻⁻6 मीटर टू 10 10⁻⁻6 मीटर। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते कि ये देखें, अब हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते कोई भी जो है एनिमल, कोई भी सेल नहीं देख सकते उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, बल्कि हम तो नेकेड आई से सेल भी नहीं देख सकते तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं? ये एनिमल सेल है, इसमें इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। किससे? यह हमने देखा माइक्रोस्कोप से। तो ये किस वजह से हमने देखा? क्योंकि मैग्नीफिकेशन ज़्यादा थी माइक्रोस्कोप की, और जो नेकेड आई है उसकी तो मैग्नीफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम उससे नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रोस्कोप से हमने देखी बिकॉज उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है। अब सेल में हमें जो है सेल, ना सिर्फ सेल नज़र आया माइक्रोस्कोप में, बल्कि उसके अंदर के कंपोनेंट्स, उसके ऑर्गेनेल्स सब कुछ नज़र आया।
ये प्लांट सेल है, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसमें ये नज़र आया कि इसके अंदर जो है ना कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये है अब है माइक्रोस्कोपी, द टेक्निक यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। वो टेक्निक जिसमें हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जो इंसानी आँख से जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते, और इसकी जो है ना इससे हम कोई भी चीज़ को ना हम मिलीमीटर से नैनोमीटर में ना देख सकते हैं। मिलीमीटर 10⁻³ मीटर एंड नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। इसको हम इस रेंज में देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को ना इस रेंज में देख सकते हैं। रेंज ऑफ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स की क्या रेंज है? क्या इनकी है 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 मीटर और 30 माइक्रोमीटर। यानी एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स को हम इस रेंज के दरमियान जो है ना माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ कॉमन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। जो एक माइक्रोस्कोप होता है ना उसमें लेंस फिट होते हैं, तो उसमें दो लेंस होते हैं, ऑक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। द ओवरऑल मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ सच अ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ बोथ लेंसेज। तो जो अगर हमसे पूछा जाए कि जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या है, तो हम जो उसकी मैग्नीफिकेशन हम कैसे बताएंगे? जो उसके दो लेंसेज हैं, ऑक्यूलर और ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों की मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर होगी। ये लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या है? 25 नैनोमीटर, और मैग्नीफिकेशन क्या है? 4000x। 4000x का क्या मतलब है? 4000 टाइम लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज। और रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या है? 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर का मतलब क्या है? 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर, और इधर है 250 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपी क्या था कि किसी चीज़ को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। माइक्रोमीट्री का मतलब है कि जो हम चीज़ माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना उसकी मेजरमेंट। तो माइक्रोमीट्री इज़ द मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप। इट इन्वॉल्व्स 2 माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीट्री में 2 माइक्रोमीटर्स होते हैं, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर्स एंड स्टेज माइक्रोमीटर्स। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर्स क्या होता है? ग्लास डिस्क विद 100 इक्वल डिवीजन विद नो एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी ये एक ग्लास डिस्क होता है, इसके 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं, लेकिन इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पोजीशन क्या होता है कि ये आई पीस, माइक्रोस्कोप का जो आई पीस होता है ना उसमें प्लेस हुआ होता है। स्टेज माइक्रोमीटर, ग्लास स्लाइड विद एन एग्जैक्ट स्केल लाइक अ मिनिएचर ट्रांसपेरेंट रूलर। जैसे हम स्केल जो कॉपीज़ पर लाइन लगाने के लिए स्केल यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट, ये उसकी तरह होता है, और ये एग्जैक्ट होता है। ये एग्जैक्ट नहीं होता, और ये स्टेज माइक्रोमीटर जो होता है वो एग्जैक्ट होता है। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज़ कैलिब्रेटेड बाय यूजिंग अ स्टेज माइक्रोमीटर। जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर होता है वो उसको ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में जो हम डिग्री और वगैरह लगाते हैं वो हम स्टेज माइक्रोमीटर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। बाय सुपरइम्पोजिंग द images of the ocular micrometer and stage micrometer scales, it is calibrated so the size of any given object view under the microscope can be estimated. तो जब हम इन दोनों को ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर रखते हैं, तो जो इनकी कैलिब्रेशन होती है ना, एनी गिवन ऑब्जेक्ट व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप, वो हम माइक्रोस्कोप में एस्टिमेट कर सकते हैं। ये डिस्क स्केल है, प्लास्टिक और ग्लास ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है।